तो हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए आज हम आपका जो क्लास 10th का हिंदी का है बच्चों, आप लोग का हिंदी पेपर है ना, हिंदी पेपर का आज हम लोग सेट 1 का जो टर्म 2 परीक्षा के लिए है क्लास 9th का, उसका डिटेल सॉल्यूशन करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सॉल्यूशन कराया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, पिछले साल यहाँ पे 1200 से भी ज़्यादा बच्चों ने यहाँ से मतलब कि 10th और 12th का एग्ज़ाम दिया था और सभी 75% से ज़्यादा लाए हैं। तो आप लोग भी जुड़कर अपना फ़ायदा उठाइए। ठीक है, तो देखिए आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन से क्वेश्चन को कितने अंकों मतलब कि शब्दों में लिखना है। ये आप लोग का पढ़ने का काम, आप लोग पढ़ लीजिए अभी। ठीक है, 50 शब्दों में 5 अंक वाले प्रश्न लिखने हैं। ठीक है, और 100 शब्दों में देखिए 5 अंकों वाले प्रश्नों को 100 शब्दों में लिखना है और 3 अंकों वाले प्रश्नों को 50 शब्दों में। तो एक बार पढ़िएगा ये सब। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपठित गद्यांश में आपका क्या आएगा, पैसेज आएगा। हिंदी में पैसेज है। देखिए क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर आपको प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देना है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है कि दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। कुछ लोग ठेला लगाते हैं, दूध वाले से मिलते हैं, नगर निगम में सफाई कर्मी होते हैं, कार्यालय कर्मी होते हैं, स्कूल अध्यापक है ना, हमारे सहकर्मी जो हमारे साथ में काम करते हैं और बहुत सारे लोग। तो इस तरह से हम कितने सारे लोग सब मिल रहे हैं, देख रहे हैं, बहुत सारे लोग आपको रोजाना मिलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए शिक्षा वेतन परंपरागत चलन। देखिए शिक्षा वेतन परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर का काम करते हैं और कुछ उच्च स्तर पर। देखिए यहाँ पे शिक्षा वेतन पर देखिए वेतन के हिसाब से देखिए कुछ लोग निम्न स्तर पर हैं तो कुछ लोग उच्च स्तर पर हैं। किसी को वेतन का महीना का 10,000 मिलता है तो किसी को महीने का 50,000 भी मिलता है, तो ये उच्च स्तर पर हो गए। ठीक है, वेतन के मामले में। कोई शिक्षा के मामले में देखिए कोई छोटा काम कर रहा है, मतलब कि कोई बिना पढ़े वाला काम कर रहा है, तो कोई आप लोग को ग्रेजुएशन तक का भी पढ़ा रहा है, तो ये आपका शिक्षा के स्तर पर ऊपर नीचे हो गया। कोई परंपरागत चलन के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर, देखिए कोई व्यवसाय आप लोग का चाय बेचने का काम करता है जिसका बजट है कि डेली 300 आदमी को देना, तो इसका बजट अगर 1 लाख रुपये का मतलब कि व्यवसाय है तो किसी का 50 लाख का भी व्यवसाय रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी पर कुछ निम्न स्तर कुछ उच्च स्तर पर काम करते हैं, ये कहने का इसका मतलब था। वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से किए गए कार्य में पारदर्शिता ही क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। बोलता है कि कोई भी पद महत्वपूर्ण नहीं है जब आप उसी में ख्याति पाओगे जिसमें आप अपनी ईमानदारी और समर्पण भाव से काम करोगे। इस संदर्भ में गांधी जी से अच्छा और उत्कृष्ट उदाहरण किसका दिया जा सकता है। तो गांधी जी कितने समर्पण के साथ काम किया आप लोग को पता होगा, जिन्होंने हर कार्य को गरिमामय बनाया है ना। आगे देखिए उन्होंने अपने सहयोगियों को श्रम की महत्ता बताई, श्रम मतलब मेहनत, उसकी महिमा बतलाई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए संघर्ष करते हुए सफाई जैसे कार्य को भी उन्होंने नीचा नहीं समझा। और उसने अपनी पत्नी देखिए कस्तूरबा से भी मतभेद हो गए थे। देखिए कस्तूरबा जो उनकी पत्नी थी, कुछ मामलों में देखिए आखिर गांधी जी तो बैरिस्टर थे, मतलब कि वकील थे, तो दोनों में कुछ में मतभेद भी हो गया था क्योंकि ये सफाई को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे गांधी जी, जिसमें इससे पत्नी से मतभेद हो गया था, है ना। बाबा आमटे ने भी समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा की। कुष्ठ रोगी को बहुत ही, ये देखिए एक दो तरह के रोग होते हैं बच्चों, एक संक्रामक होते हैं, एक असंक्रामक होते हैं। ठीक है, तो देखिए कुष्ठ रोग को, संक्रामक रोग के अंदर में बहुत डर लगता था लोगों को कि कहीं हमें भी ना हो जाए, तो कुष्ठ रोगियों की सेवा करना अपने आप में बहुत ही मतलब कि डर रहता था आदमी, लोग उससे दूरी बनाते थे। फिर भी देखिए बाबा आमटे ने जो तिरस्कृत कर दिए जाते थे, जिसको समाज से एक अलग तबका किनारे कर दिया जाता था, उनकी भी सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से क्या किया था, जंगल को बचाया था, पेड़ों को संरक्षण दिया था। समझ में आ रहा है आप लोग को ना। इनमें से किसी ने भी कभी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि जन कल्याण के लिए क्या किया, सभी के दिलों में राज किया, अमर कर हो गए लोग, है ना। तो ये लोग अमर हो गए। गांधी जी की पत्नी का नाम तो आप लोग को पता होगा, अभी कहा, अभी मैंने ऊपर बता दिया, कस्तूरबा गांधी। इन्हीं पर साफ सफाई के मामले में मतभेद भी हो गया था। आगे देखिए दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य करते हुए देखते हैं। तो दैनिक जीवन में कुछ लोग निम्न स्तर का कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर करते हैं। आप थोड़ा ऐसा यहाँ पे कुछ ऐसे भी जोड़ सकते हैं बच्चों कि दैनिक जीवन में कुछ लोग शिक्षा वेतन इत्यादि के आधार पर निम्न स्तर का कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर काम करते हैं। ठीक है, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा किन किन कार्यों के लिए जाना जाते हैं। तो बाबा आमटे समाज द्वारा तिरस्कृत जो कुष्ठ रोगी थे उसकी सेवा करते थे, किए थे, है ना। और सुंदरलाल बहुगुणा क्या किए थे, चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों का संरक्षण किए थे। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों, काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में आपके लिए, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट के लिए आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए हमारा वीडियोज़। चलिए अब यहाँ से देखिए किन्हीं 4 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है बच्चों। ठीक है,
ठीक है, पहला क्वेश्चन ये पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है क्वेश्चन, देख लीजिए पाठ्य पुस्तक यहाँ लिखा हुआ है, खंड खा में पाठ्य पुस्तक से कोई प्रश्न आएंगे। बालिका मैना ने सेनापति हे को अपनी कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया, है ना। आगे देखिए, अपने पिता की महल की रक्षा के लिए बालिका मैना ने निम्नलिखित तर्क दिए। क्या किए, मैना ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले को दोषी बताया, जो लोग अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठा रहे थे उसको दोषी बताया और कहा इसमें मकान का क्या दोष है। दूसरा देखिए, मैना ने तर्क दिया कि महल को गिराने से सेनापति कि किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी, यह स्थान मैना का बहुत पूर्य स्थान है। अंत में मैना ने सेनापति है को अपना परिचय देकर कहा कि उन्हें उनकी पुत्री मेरी की सहेली की रक्षा करनी ही चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, महादेवी वर्मा को फारसी क्यों नहीं सीख पाई, है ना। महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई, तो महादेवी वर्मा जो लेखिका है उर्दू फारसी में बिल्कुल रुचि ना होने के कारण उसमें सीख नहीं पाई। उसमें जिसमें आपकी रुचि रहेगी नहीं तो आप सीख ही नहीं पाओगे। इसलिए लेखिका को बचपन में उर्दू पढ़ाने के लिए जब मौलवी रखा गया तो वह घर में आए तो लेखिका चारपाई के पीछे छिप गई, है ना, चरकाई के नीचे। आगे देखिए, कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, तो कोयल की कुक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा महत्वपूर्ण है या नहीं, कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। संदेश शायद महत्वपूर्ण है, नहीं तो देखिए क्या लिख रहा है कि संदेश शायद महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। मतलब बोल रहा अगर संदेश यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण है, अगर महत्वपूर्ण नहीं रहता तो कोयल क्या करती, सुबह तक का इंतजार करती। यहाँ पे इस तरह से कवि ने इसको प्रतिक्रिया को देखा है। बच्चे काम पर जा रहे हैं कविता के आधार पर कवि क्या बतलाना चाह रहा है, तो देखिए प्रस्तुत कविता में बाल मजदूरी तथा बाल श्रम का वर्णन किया गया है। कवि जो है बाल मजदूरी से जो बच्चों और उसका बचपन छीन जाने की पीड़ा होती है उसको जताने का प्रयास किया है। कवि सभी सामाजिक, है ना, कवि उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को हम सभी का ध्यान आकर्षित कराया है जिसके कारण बच्चे अपना बचपन क्या कर देते हैं, खो देते हैं और शिक्षा भी नहीं हो पाती। बाल मजदूरी करने पर वो विवश हो जाते हैं। ठीक है, तो बाल मजदूरी पर यहाँ पे आपका देखा गया है, लिखा है उन्होंने। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया और क्यों कहा ऐसा करने को, है ना। देखिए सखी गोपी से वह सब कुछ धारण करने के लिए कहती जो कृष्ण धारण करते हैं। सखी ने गोपी से आग्रह किया कि वह कृष्ण के समान मोर पंखों को मुकुट धारण करे, मोर पंखों वाला मुकुट, और गले में गुंजों की माला पहने, तन पर पीले वस्त्र पहने, है ना, हाथों में लाठी थामे और पशुओं के संग विचरण करे। आगे देखिए, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी पर अंग्रेजों से नष्ट करना चाहते थे। क्यों, तो मैना अपने मकान की बचाना चाहते थे क्योंकि वह मकान उसे बहुत प्रिय था। वह उसकी पैतृक धरोहर थी, पैतृक मतलब उसके पापा की मतलब धरोहर थी। अंग्रेज उस मकान को नष्ट कर देना चाहते थे क्योंकि यह मकान नानाजी जैसे क्रांतिकारियों का ठिकाना हो सकता था। ठीक है, नानाजी ने अंग्रेजी सरकार को बहुत हानि पहुंचाई थी और अनेक अंग्रेज नरनारियों की हत्या की थी। अब यहाँ से देखिए आप लोगों को किसी निम्नलिखित 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। 3-3 अंक वाले हैं, 2 प्रश्न आपको बनाने हैं, लेकिन सभी का उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया है। रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है, तो देखिए रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज से पुरुषवादी जो पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहता है। पुरुषवादी मानसिकता के कारण ही हमारा समाज प्रगति की दिशा में अग्रसर नहीं हो सका, साथ ही अन्य देशों की तुलना में पिछड़ता भी जा रहा है। हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। लड़कों व लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। और देखिए क्या दिया हुआ है, लड़कियों को सभी प्रकार के अधिकारों से वंचित रखा जाता है। उन्हें विभिन्न प्रकार के सामाजिक बंधनों के घेरे में जकड़ कर रखा जाता है। उन्हें किसी भी प्रकार का निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती। साथ ही विभिन्न प्रकार के नियम उन पर थोप दिए जाते हैं, है ना। और ऐसा होता भी है हमारे समाज में, आप लोग भी देखते होंगे। इस प्रकार लेखक इस माठ के माध्यम से समाज में व्याप्त विसंगतियों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता है। साथ ही महिलाओं को पूर्ण एवं स्वतंत्र रूप से जीने पर भी बल देता है, जिससे एक स्वस्थ समाज की रचना की जा सके तथा समाज का विकास किया जा सके, है ना। आगे देखिए, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट करना है। तो गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आशय यह है कि गरीबों को रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, माटी वाला जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो क्या होता है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह अब उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है ना। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं, जिसके कारण घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख के आवेश में वह यह वाक्य कहती है ना। अब आगे देखिए, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप क्या क्या प्रयास कर सकते हैं, तो देखिए हम लोग दिलाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। उन्हें शिक्षित बनाना बहुत ज़रूरी है महिलाओं को। जब महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तो वो अपना विकास नहीं कर सकेंगी, साथ ही देश की प्रगति में अपना सहयोग भी नहीं दे पाएंगी। और क्या होगा, उसमें आत्मविश्वास भी पैदा नहीं हो पाएगा अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो।
ठीक है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के प्रभावी होने के लिए उसमें आत्मविश्वास भी होना बहुत ज़रूरी है। नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान दिलाने से समाज को जागरूक किया जाना चाहिए, ताकि समाज भी जागरूक होगा तभी नारी को पुरुष के समान अधिकार और सम्मान मिलेंगे। महिलाएं किसी भी मायने में पुरुष से कम नहीं है। महिलाओं को आत्मरक्षा के विभिन्न उपायों एवं कौशल का ज्ञान कराना चाहिए, जिससे वह अपनी रक्षा स्वयं कर सके। ये बहुत अच्छी लाइन है कि उन्हें उपायों और कौशल की भी जानकारी महिलाओं को दी जानी चाहिए, ताकि वो अपना स्वयं का भार उठा सके। महिलाओं के कल्याण के लिए सरकार द्वारा बनाई गई सभी योजनाओं को लागू करवाने की कोशिश करनी चाहिए। हर एक महिला को उसका फ़ायदा पहुंचना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यदि महिलाएं विकसित और उन्नत नहीं हैं तो देश के उज्जवल भविष्य की कामना नहीं की जा सकती। ठीक है। इस पर चलिए एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ बच्चों। देखिए, कोई विकसित देश कैसे हो जाता है? आप लोग देखते होंगे बाहर के देश विकसित हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहाँ की महिलाएँ और पुरुष सभी मतलब कि बराबर भागीदार देते हैं देश में। लेकिन इंडिया में क्या है कि पुरुष की भागीदारी ज़्यादा है और महिला की कम है, इसलिए यहाँ पे विकसित ज़्यादा नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैं आज का जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी लड़कियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने जो सपने हैं उसको बड़े कीजिए, बुलंद कीजिए, और आप लोग भी देश की प्रगति में हाथ दीजिए। ठीक है, ये बात मेरा समझिए आप क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग करके जुड़ जाइए, ताकि इसी तरह के सारे कंटेंट आपको क्लास 9 के यहाँ पे मिलते रहेंगी। यहाँ से देखिए आप लोग को जो रचना भाग है, रचना भाग शुरू हो गया। तो यहाँ से आपका स्कोरिंग मार्क्स है। जो बच्चे अच्छे से अगर रचना करेंगे तो वो स्कोर अच्छा कर पाएंगे। तो रचना पर जरूर आप लोग ध्यान दीजिए। 4 दिनों के अवकाश हेतु आपको प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। आप लोग अपने स्कूल का नाम महोदय लिखेंगे। इसमें ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, आप लोग लिखना जानते ही होंगे। सविनय निवेदन है कि 2 दिन से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है, डॉक्टर आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे निवेदन है कि इतना तारीख से इतना आगे। देखिए 21, 22, 23, 24 4 दिन हुआ ना, 21, 22, 23 और 24 4 दिनों की मुझे अवकाश देने का क्या करें, कृपा करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य रामधारी प्रसाद। आप अपना नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था बच्चों कि आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, देखिए वहीं पे आपको PDF सारी चीज़ें मिलेंगे। देखिए, और ये 2 चैनल है, यूट्यूब चैनल हमारे ही हैं। देखिए नव आभा और बोर्ड आभा, ये दोनों चैनल हमारे हैं। आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। देखिए सभी वीडियो क्लास ज्वाइन करने के लिए बोर्ड आभा और नव आभा यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हैं वो बोर्ड आभा चैनल है, और नव आभा में भी आप लोग जुड़ जाइए। दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। झारखंड बोर्ड में पिछले बार देखिए 1200 से ज़्यादा बच्चे 75% से अधिक लाए थे। तो नव आभा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बोर्ड आभा भी चैनल तो सब्सक्राइब करना ही करना है। अब ये देखिए PDF लिंक टेलीग्राम ग्रुप, सभी टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिलेंगे। जितने भी PDF सॉल्यूशन है, वीडियो है, 3 टेलीग्राम ग्रुप है बच्चों। देखो 3 टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये वाला जुड़ना है, एक टेलीग्राम मेन ग्रुप और एक क्लास 10th वाला। ठीक है, 12th वाला आप लोगों को नहीं जुड़ना है क्योंकि 12th में आप लोग नहीं है। अभी आप लोग 10th में जाओगे तो ये वाला जुड़ के रह जाओ। टेलीग्राम अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं किए तो जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। और ये देखिए टेलीग्राम मेन ग्रुप है ना, जो बोर्ड आभा जैक बोर्ड है, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ जुड़े हुए हैं। लगभग 4,000 में से कम तो 1,500-2 हज़ार लड़कियाँ भी हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए। 4,000 बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं बोर्ड आभा जैक बोर्ड में। और 10th क्लास का जो एक ग्रुप है, देखिए नाम लिख के सर्च कीजिएगा, बोर्ड आभा जैक बोर्ड। ये नाम दिख रहा है ना, इसको नाम को आप लोग टेलीग्राम ग्रुप खोल के सर्च कीजिए और जुड़ जाइए। और एक और ग्रुप है जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स बोर्ड आभा, जो यहाँ पे दिख रहा है ना, उसी को लिख के आप सर्च कीजिए टेलीग्राम में और जुड़ जाइए चैनल से। इसके अलावा देखिए लिंक भी मैंने दे दिया है दोनों वीडियो मतलब ग्रुप का। अगर लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते हो, देखिए तो लिंक से बहुत बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं, तो आप लोग एक काम कीजिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, लिंक वीडियो के नीचे दिया हुआ है, लेकिन बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं जुड़ पाते हैं ये टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, तो आप लोग सर्च करके ही जुड़ जाना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सभी तरह के क्लास नोट्स सभी आपको चैनल में मिलेंगे। तो बोर्ड आभा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। चलिए हम कहाँ पे थे, आप लोग का रचना में हम लोग थे। आप लोग का हम जो भी था एक आपका ये देखिए एक करवा दिए थे पत्र। दूसरा पत्र देखिए अपनी छोटी बहन को लिखना है समय का सदुपयोग का सलाह देते हुए। तो यहाँ पे देखिए अपना पत्र अपना एड्रेस डालना है, उसके बाद फिर देखिए दिनांक देना है। फिर यहाँ पे जो भी है, जो भी आप जिसको लिख रहे हैं, प्रिय कुसुमलता जिसका नाम देना है, शुभाशीष मतलब कि अपने छोटा है तो उसको शुभाशीष मतलब आशीष दीजिएगा आप, है ना आप, क्योंकि वो आपसे छोटी है। उसके बाद देखिए आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगी। ये लड़की है, बहन को अपना लिख रही है ना। अगर आप यहाँ पे अगर लड़के हैं तो अगर आप लड़की हैं तो क्या लिखिएगा, पूरी कुसुमलता शुभाशीष, उसके बाद आशा करती हूँ लिखिएगा यहाँ पे। अगर आप बड़ी बहन है तो, है ना। अगर आप लड़के हैं अपनी छोटी बहन को लिख रहे हैं तो करता हूँ, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सकुशल होगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा। और यहाँ पे सारी चीज़ें आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, ये सारी चीज़ें आप लोग लिख दीजिएगा, है ना। ये आपको अपने खुद से लिखना है। बड़ा भाई होने के नाते तो बड़ी बहन होने के नाते जो लड़की रहेंगी लिखेंगी, और इस तरह सारी चीज़ें लिखनी है। ठीक है,
खेल कूद को भी पढ़ाई जितना ही महत्व देना, ये सारी चीज़ आप लोग डाल दीजिएगा। जो मैं लिखा हूँ वो एक बार आप पढ़ के जरूर देख लीजिएगा। फिर देखिए आप लोगों मैं धीरे धीरे इसीलिए पार कर रहा हूँ। शुभकामनाओं सहित तुम्हारा भाई कैलाश, अगर बहन है तो तुम्हारी बहन अपना नाम लिख दीजिएगा। अब देखिए प्रश्न 7 में आप लोग को एक निबंध लिखना है किसी एक विषय पर। यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण पर पहले मैं लिख दिया हूँ। देखिए तो अर्थ में देखिए पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाले खराब परिवर्तन जीव जगत पर प्रभाव डालता है, उसी को पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है। विकास प्रक्रिया, औद्योगिकरण और नगरीकरण आदि पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रदूषण के प्रकार में आप लोग को पता होगा कि मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण होता है। इसका कारण यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़े बड़े दोहन होते हैं, आप लोग को पता होगा, बड़े बड़े फैक्ट्री, गाड़ी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दिया, लिख लीजिए। जिसके ये सारा प्राकृतिक तंत्र इससे क्या हो गया, गड़बड़ा गया है, ठीक है। सुधार के उपाय में देखिए क्या लिखना है कि प्रदूषण रोकने के लिए सबसे पहले पेड़ों को काटने से बचाना चाहिए, अधिकाधिक पेड़ लगाया जाना चाहिए, कल कारखानों की चिमनियों को इतना ऊंचा उठाया जाना चाहिए कि इनकी दूषित हवा ऊपर से निकल जाए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया है। फिर उपसंहार में देखिए प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी एवं जानलेवा समस्या है, इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के लिए अलावा सामूहिक प्रयास की भी जरूरत है, ठीक है। किसी एक से ये रुकने वाला नहीं है, सामूहिक प्रयास चाहिए। अभी देखिए मैंने कंप्यूटर का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। कंप्यूटर का क्या है अर्थ, तो देखिए कंप्यूटर एक यांत्रिक मस्तिष्क है। यांत्रिक मस्तिष्क मतलब समझ रहे हो, मतलब कि ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल मशीन है, ठीक है, ठीक है। तो ये यांत्रिक मशीन है ना। इसमें अनेक प्रकार की क्या होता है, सूत्र एवं तथ्यों का संचालन, संगणक इसको कहा जाता है हिंदी में आप लोग बोले तो। संगणक मतलब जो गिनता हो, है ना। तो संचालन कार्यक्रम पहले से ही संपादित करना होता है। कंप्यूटर बेहद ही कम समय में गणना और तथ्यों को स्क्रीन पर दिखा देता है। इसके उपयोग तो आप लोग सभी जानते होंगे, औद्योगिक क्षेत्र में मशीनों कारखानों को चलाने के लिए कंप्यूटर का उपयोग होता है। सूचना एवं समाचार, किसी भी सूचना के संदर्भ में कंप्यूटर अपनी सेवाएं देता है ना। विश्व भर के नगर एक दूसरे से परिवार की भांति कंप्यूटर के मदद से ही जुड़े। बैंकिंग क्षेत्र में भी आप लोग देख रहे हैं जितना भी हिसाब किताब है कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है। फिर देखिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, आप लोग इसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा। विज्ञान के क्षेत्र में भी इसका उपयोग है, अंतरिक्ष जितना भी चीज़ है। इसका दुष्प्रभाव में देखिए कि विज्ञान का कोई भी आविष्कार नहीं है जिसका दुष्परिणाम नहीं है। तो इसका दुष्परिणाम देख लीजिए, कंप्यूटर का याददाश्त कमजोर हो जाना, जो भी इसको यूज करते हैं याददाश्त कमजोर हो जाता है। आंखों में इसका खराब प्रभाव पड़ता है, आंख कमजोर हो जाती है अत्यधिक प्रयोग से। फिर देखिए डिप्रेशन का शिकार होना, अत्यधिक चलाने से आप लोगों को क्या होता है, मस्तिष्क में जोर पड़ता है और आप डिप्रेशन के रोगी बनते हैं। विद्यार्थियों पर कुप्रभाव पड़ता है, ठीक है, देख लीजिए। और उपसंहार में हम लोग लिखेंगे आज कंप्यूटर हर क्षेत्र में अनिवार्य है। भारतवर्ष में एक प्रकार से कंप्यूटर युग का ही आगमन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। अब अथवा में देखिए स्वच्छता का महत्व, ये आप लोगों को खुद से लिखना है। हर चीज़ें मैं यहाँ पे हर कर डालूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो स्वच्छता का आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और जितने भी तीनों मॉडल पेपर में 3-3 पैराग्राफ है तो 9 पैराग्राफ हो गए, तो 9 पैराग्राफ का तैयारी कर लीजिएगा। अब देखिए विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखना है। तो देखिए हुआ संवाद को मैंने लिख दिया है, सुरेश और रमेश के बीच। सुरेश बोलता है, अरे रमेश तुम कागज़ को यहाँ फेंक रहे हो, इसे कूड़ेदान में डालना चाहिए ना। रमेश बोलेगा, अरे सुरेश कागज़ तो ही तो है, कहीं पे भी फेंक दो, फर्क क्या पड़ता है, कहीं पे भी फेंक दो, फर्क क्या पड़ता है। सुरेश बोलेगा, फर्क पड़ता है दोस्त, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान के बारे में क्या तुम नहीं जानते हो, या स्वच्छ भारत अभियान क्या है, रमेश पूछता है। सुरेश बोलता है कि आप लोग को पता, तुमको पता नहीं कि स्वच्छ भारत अभियान हमारे प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर 2014 से चालू किए हैं, है ना, 2014 से। और ये जिसका लक्ष्य 2019 तक हर गली रोड में शिक्षण संस्थाओं अस्पतालों को साफ करना है, कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं पड़ा रहना चाहिए। तो इस अभियान में हम क्या कर सकते हैं, सफाई कर्मचारी को सफाई करनी होगी। सुरेश बोलेगा, नहीं मित्र, राष्ट्र को स्वच्छ रखना इस देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। तो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, कूड़ेदान में ही कूड़े को डालना चाहिए। रमेश बोलेगा, मित्र आपने मुझे बिल्कुल सही जानकारी दी, अब मैं भी क्या बोलूँगा, कूड़े या बूढ़े नहीं कूड़े होगा, कूड़े को कूड़ेदान में ही डालूंगा तथा सभी मिलकर अपने विद्यालय तथा घर को साफ सुथरा रखेंगे और स्वच्छता अभियान में साथ देंगे। अब दूसरा देखिए अथवा में लिखना है, कोई एक बनाना था। कोरोना महामारी के विषय में 2 मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखना था। देखिए मैंने यहाँ पे डाल दिया, कोरोना महामारी पर 2 छात्रों के बीच संवाद। राजू और दीपक के बीच, सुप्रभात मित्र कैसे हो। वो बोलता है, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। ठीक हूँ परंतु पढ़ाई को लेकर चिंतित हूँ, राजू बोलेगा। दीपक बोलता है कि हाँ दोस्त, कोरोना महामारी में हम लोगों को शिक्षा को बहुत प्रभावित किया है। तो फिर राजू बोलेगा, हाँ दोस्त, कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लॉकडाउन खुलने की भी उम्मीद नहीं दिख रही है, ऑनलाइन पढ़ाई तो हो रही है ना, पूछता है दीपक। तो राजू बोलता है, हाँ लेकिन स्कूल पढ़ने में की बात ही कुछ और है। ये बात सही है कि स्कूल की पढ़ाई सबसे अच्छी होती है। दीपक, हाँ मित्र, ये तुमने सही कहा। अब देख लीजिए, हम यहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत ही मेहनत लगा है बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपके साथ अगले वीडियो में नेक्स्ट दूसरे विषय के साथ। धन्यवाद।